संघ भविष्य के नेतृत्व के तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ को भी देखता है। राजनीतिक तौर पर जब योगी आदित्यनाथ का कुछ लोग शिकार करना चाह रहे थे, योगी आदित्यनाथ के सामने संघ खड़ा हो गया। ये दिखाता है राष्ट्र प्रथम। जो संघ कहता है नेशन फर्स्ट, इसका मतलब है बीजेपी पार्टी की भी यही लाइन है, यही थीम है, नेशन फर्स्ट। भारत सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है और यही हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री ने संघ की शताब्दी समारोह पर क्या किया? 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया जिसमें भारत माता की तस्वीर। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि संघ हिंदू और मुस्लिम का डिवाइड करता है, आपको वायनाड की डेमोग्राफी पता है। संघ और बीजेपी का ये मानना है कि वो बिहार जीतने जा रहे हैं, वो बंगाल भी जीतने जा रहे हैं और तमिलनाडु में भी उनको एज है। बात करेंगे संघ की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बात करेंगे प्रधानमंत्री की, बात करेंगे संघ के उस हिस्से में जहां संघ भविष्य के नेतृत्व के तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ को भी देखता है। संघ की 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है और इसमें खुद नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। दर्शकों, आपको ये याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से दिया गया था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अब बीजेपी बतौर पार्टी इतनी ताकतवर हो गई है कि जहां हमें संघ के सहायता की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनावों में क्या हुआ, यह दुनिया ने देखा। फिर उन्हीं चुनावों के बाद शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कोशिश, जो नागपुर के संघ दफ्तर से लेकर दिल्ली में पीएमओ तक दिखी, जो बीजेपी के दफ्तरों तक दिखी, यानी डैमेज कंट्रोल। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच और संघ के बड़े नेताओं के बीच एक तरह की, जो कह लीजिए दुराव कह लीजिए या कह लीजिए खटास कह लीजिए, इसको शीर्ष नेतृत्व के लेवल पर सॉल्व किया गया। उसके बाद आपको हरियाणा चुनाव में नतीजे देखने को मिल गए, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में नतीजे देखने को मिल गए। वो कहते हैं कि वो आते हैं और चुनाव नतीजे बदल के चले जाते हैं। कहा जाता है कि संघ ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं मामला हल्का कर दिया और उसका नुकसान बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। संयोग की बात यह है कि संघ के 100 साल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और आज विजयादशमी का त्यौहार है और नवमी के दिन प्रधानमंत्री ने संघ के उस मंच से कुछ कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में जो संघ का योगदान है वो अपूर्णीय है और उसकी कल्पना से परे है। एक और बात जो प्रधानमंत्री ने कहा वो ये कि उस समय की बात और थी, आज के समय की और जरूरतें कुछ और हैं। आज जो जिस लेवल पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है देश में, उसको लेकर हमारी सरकार और संघ दोनों काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में बदल रहे तेजी से डेमोग्राफी को लेकर संघ के पास एक रोड मैप है। एक बात आप समझिएगा, नरेंद्र मोदी संघ के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाते, नरेंद्र मोदी संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और संघ का कोई एजेंडा नहीं है। संघ का एजेंडा वही होता है जो इस देश का एजेंडा होता है। तो संघ का एजेंडा और देश का एजेंडा दोनों एक ही है और यही कारण है कि आपको बार बार, वो चाहे बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग संघ से इधर कोई लाइन ले रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की गई। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को हरवा दिया या फिर बहुत सारी तरह के विवाद खड़े करने की कोशिश की गई। लेकिन उस मुश्किल समय में योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लोग इसको भी ऐसे देखते हैं, आफ्टर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के अंदर लीडरशिप की पौध भविष्य के लिहाज से संघ तैयार कर रहा है, उसमें सबसे बड़े नायक के तौर पर संघ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और सबसे बड़ा चेहरा जो भविष्य का, वो योगी आदित्यनाथ के तौर पर देखता है। और यही कारण है कि अपने उस नायक पर सबसे मुश्किल समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक आंच नहीं आने दी और संघ योगी आदित्यनाथ के सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया जब ये बताया गया कि दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच दुराव है। उस खटास को भी दूर किया गया और डैमेज कंट्रोल किया गया और फिलहाल अब सब कुछ सामान्य लग रहा है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने संघ के उससे कहा, राहुल जी, कि डेमोग्राफी को लेकर जो संघ का रोड मैप है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं
और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारी सरकार उन समस्याओं पर काम कर रही है। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो तैयारी है, जो दिख रहा है, और आज तो शस्त्र पूजा भी हो रही है नागपुर में, इसको कैसे देखते हैं? प्रकाश भाई देखिए, बिल्कुल साफ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने 3 बार संघ पर बैन लगाया, 3 बार। वहां से ऊपर उठकर आज संघ की ताकत क्या है? आज संघ अपना 100वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने संघ की शताब्दी समारोह पर क्या किया? 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया जिसमें भारत माता की तस्वीर। जी बिल्कुल। ये दिखाता है राष्ट्र प्रथम। जो संघ कहता है नेशन फर्स्ट, इसका मतलब है बीजेपी पार्टी की भी यही लाइन है, यही थीम है, नेशन फर्स्ट। और देखिए, नेता बनाए जाते हैं प्रकाश भाई। नरेंद्र मोदी को नेता बनाया गया, संघ के द्वारा ही बनाया गया। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ नेता कैसे बने? उनको भी नेता बनाया गया। एक अजय नाम का लड़का जो उत्तराखंड के दूर दराज के गांव में जन्मा, वो गोरखपुर आता है और उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। फिर उसको सांसद बनाया जाता है। सांसद बनने के बाद में किसको पता था 2017 का जब चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो कहीं भी नहीं था। लेकिन वहां एक बड़ा संदेश छुपा हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा रैली योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ जो अपने मठ में हुआ करते थे, वो सांसद थे, वो अपने सांसद का दायित्व भी निभा रहे थे, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि मुझे यहां से ज्यादा सम्मान अपने मठ में मिलता है, इसलिए वो अपने मठ में थे। लेकिन अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा, आप मठ में क्या कर रहे हैं, आप लखनऊ आइए। और वहां पर बाकायदा उनके रहने की व्यवस्था की गई। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लखनऊ से आप आसानी से हर जगह जा सकते हैं, जो उनका हेलीकॉप्टर उड़ता था, शाम तक जहां उनको प्रचार करना था, प्रचार करके वापस लखनऊ आ जाया करता था। इसका मतलब क्या है? तो संदेश बिल्कुल साफ था प्रकाश भाई, योगी जी आप मेहनत कीजिए और आपके लिए हमने कुछ अच्छा सोच रखा है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू वायरल होते हैं। मैं देख रहा था अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू, अजीत अंजुम जी, उनके साथ में योगी आदित्यनाथ का वायरल, उस पे 10, उस समय वो इंडिया टीवी में हुआ करते थे। तो योगी आदित्यनाथ, वो चुनाव प्रचार का दौर था, उनके हाव भाव देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि मतलब उन्हें पहले से पता है कि मैं ही आने वाला हूं। और जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, मतलब ये लगता था कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं है प्रकाश भाई कि देश की बहुत बड़ी एक जनता का एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ को वो कमान दी जाए। ऐसा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रकाश भाई, यहां ये भी समझना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 2 योजनाओं से वो चला रही थी, और अब की बार ऐसा क्या हो गया कि मतलब 240 पर आकर के 303 से आप 240 पर आ गए। ये संघ ही था। उन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक है, आप अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं, जीत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एहसास कराना था। और प्रकाश भाई, यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब जब बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है तो फिर उसको नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए, मतलब दूसरे दलों से जो लोग आते हैं और आप उनको कोई बड़ा पद देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर सत्यपाल मलिक जैसा मामला सामने आता है, फिर जगदीप धनखड़ जैसा मामला सामने आता है। इस बार आपने देखा होगा जब उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन जी का नाम सामने आया तो लोग पहले से यह कयास लगा रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो संघ विचारक होगा, जो बीजेपी और संघ की पृष्ठभूमि से होगा। अब आप देखिए, ये एकदम तय है। आपकी विचारधारा क्या है? आपकी विचारधारा वही है। आप उन्हीं बातों की बार बार आप उनको अमल में लेकर के आते हैं। आप भारत की संस्कृति, राष्ट्र प्रथम, भारत की विरासत, आप उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इनके विनाश की बात करते हैं। जैसे आप वामपंथी दलों को लेकर के चलिए, देखिए 100 साल संघ के हुए हैं, 100 ही साल कम्युनिस्ट पार्टी को बने हुए हो रहे हैं। दोनों में आप अंतर देखिए, संघ कहां है और आज कम्युनिस्ट पार्टी, उनका क्या हाल है।
केवल एक राज्य में सिमट करके रह गई है। वहां भी वो केवल आप मान के चलिए जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केवल उन्हीं के दम पर वो सरकार चल रही है। इसके अलावा आप एक कोई विधायक, एक कोई सांसद, कोई अगर ऐसा है जो अपने दम पर, अपने वर्चस्व पर जीत करके कोई आता है, कोई नहीं आता है। ये मान के चलिए कम्युनिस्ट पार्टी अब कांग्रेस में एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो विलय करने वाली है। एक चीज आप समझिएगा दर्शकों कि 2014 से पहले अगर देश में बड़ी समस्याओं पर बात करें तो उसमें नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा समस्या था। नक्सलवाद पर ही अगर आप बात कर लीजिए, आप देश के करीब करीब 60 से 70% जिले राहुल जी नक्सलवाद से प्रभावित थे। आज नक्सली जो हैं बाप बाप कर रहे हैं कि माई बाप छोड़ दीजिए। टॉप के 20 थे, उसमें से 9 बचे हैं और वो सरेंडर करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 का डेट दिया हुआ है, तारीख, इस तारीख तक हम खत्म कर देंगे। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को छोड़कर और उधर माफ करिएगा आंध्रा के कुछ इलाकों को छोड़कर नक्सलवाद की समस्या खत्म हो चुकी है। आप याद करिए 2014 से पहले और उसके बाद भी नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या थी। आप ये सोच सकते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में कि ये खत्म हो जाता? और बीजेपी के लिहाज से भी अगर देखें तो इस सब के पीछे संघ है। संघ की वो वैचारिक क्षमता, संघ की वो दूरदृष्टिता जिसको कहते हैं, और संघ के अंदर जो लीडरशिप बिल्ड करने की क्वालिटी है। नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हमेशा से संघ से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, गोरक्ष पीठ, उसकी कहानी जो है वो संघ को करीब लाती है। और बाद में जब योगी आदित्यनाथ अपने मुश्किल दिनों में जब सबसे कमजोर हुए, संघ उनके लिए ढाल बना। राजनीतिक तौर पर जब योगी आदित्यनाथ का कुछ लोग शिकार करना चाह रहे थे, योगी आदित्यनाथ के सामने संघ खड़ा हो गया और सारे के सारे शिकारी हावी हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग राष्ट्र निर्माण में संघ क्या करता है नहीं करता है, आपको एक साधारण बात बताता हूँ। वायनाड में बाढ़ आया, वहां की सांसद प्रियंका गांधी, पहले राहुल गांधी, उनसे पहले, उनके पहुंचने से पहले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने से पहले आपको ये पता है कि वायनाड में संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे थे। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि संघ हिंदू और मुस्लिम का डिवाइड करता है, आपको वायनाड की डेमोग्राफी पता है। बावजूद इसके वहां पर, और जो लोग पीड़ित थे वो अधिकतर मुसलमान ही थे राहुल जी, बावजूद इसके संघ के कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे। संघ आने वाले भविष्य में क्या कर सकता है, क्या करने जा रहा है, संघ की क्या चिंता है, मुझे लगता है एक छोटी सी बात जो प्रधानमंत्री ने कल कहा है वो सुनकर आप समझ सकेंगे। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। राहुल जी, साफ शब्दों में और कुछ इशारों में प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि भाई जो काम नहीं हुए, जैसे राम मंदिर नहीं हुआ था, हो चुका, 370 नहीं हुआ था, हो चुका, सीए नहीं हुआ था, हो चुका, नक्सल खत्म हो रहा है, नक्सल आंदोलन जो नहीं हुआ है, जो सवाल अब तक नहीं पूछा जाता है, जिस सवाल का जवाब सरकार भी देने में अनकंफर्टेबल होती है, वो है डेमोग्राफी की समस्या। डेमोग्राफी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक संघ के सीनियर लीडर हैं, उनसे ऐसे ऑफ रिकॉर्ड जब बात हो रही थी तो वो ये भी कह रहे थे राहुल जी, ये एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल से लेकर पूरे देश में होने जा रही है और इसको कराने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद ये है कि गवर्नमेंट घुसपैठ पर बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं कर सकती है। दूसरा वो ये भी कह रहे थे राहुल जी कि संघ और बीजेपी का ये मानना है कि वो बिहार जीतने जा रहे हैं, वो बंगाल भी जीतने जा रहे हैं और तमिलनाडु में भी उनको एज है। वो ये मानते हैं कि जिस तरह से ये वोट चोरी, वोट ये बवाल चल रहा है, तो हो न हो कल को जब आप बिहार जीतेंगे, कल को जब बंगाल जीतेंगे, ये बवाल ज़्यादा शुरू होगा। और यही कारण है कि सरकार इस मजबूती से एक तरह से कि नहीं हम करेंगे, अब इस पर पीछे हटने का सवाल नहीं है। और यही कारण है एक बड़ा
कि आपने देखा सोनम वांगचुक पर तुरंत एनएसए लगाया गया, उठाया गया। सरकार ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि जो लोग अव्यवस्था फैलाएंगे उनसे नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन या बाकी जो एनआरसी के समय हुआ था उसके तौर तरीके से निपटेंगे। सरकार ने लोहा तैयार करके रखा हुआ है और सरकार उसका इस्तेमाल करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में बरेली में हुआ। नहीं, सरकार एकदम तैयार है प्रकाश भाई। जहां जहां बीजेपी की राज्य में सरकार है आप वहां देख लीजिए, जहां एनडीए की सरकार है आप वहां देख लीजिए। और अगर केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा ये आदेश दिया है कि 1974 के बाद से लेकर के अभी तक देश में जितने विरोध प्रदर्शन हुए उन सब की कुंडली खंगालिए। अब आप इसका परिप्रेक्ष्य समझ लो। बताइए। एकदम इसीलिए क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि आप जैसे जैसे राज्यवार चुनाव जीतेंगे, भाई परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, आप चुनाव जीतेंगे। जब आप चुनाव जीतेंगे तो यही लोग जो अभी वोट चोरी कर रहे हैं ये उसके बाद ज्यादा चिल्लाएंगे तो उसका क्या उपाय है, वो तैयारी बीजेपी और संघ दोनों कर रहे हैं। नहीं, उपाय एक ही है प्रकाश भाई, जो बरेली में हुआ उसके अलावा कोई उपाय नहीं हो सकता, जो लद्दाख में हुआ उसके अलावा कोई उपाय नहीं हो सकता। आप देखिए, इन लोगों को जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको आप जितनी छूट देंगे, जितना आप लचीलापन दिखाएंगे, वो लोग उतने हावी होंगे। इनके लिए एक ही इलाज है, जो इलाज करते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, और जो हमें देखने को मिला लद्दाख में जो कुछ हुआ। अब देखिए, ये जो बहुत सारे एनजीओज वाले हैं वो मानवता के नाम पर बहुत सारी बातें उठाते हैं। अब आप बताइए, जिस मांग को लेकर के आप सड़कों पर उतरे हैं 6 अक्टूबर को, आप उसी मांग के लिए आपका जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलने वाला है सरकार से। सरकार ने आपको आश्वासन दिया हुआ है कि हम आपकी मांगे मानेंगे, और ये तय था 6 अक्टूबर वाली बैठक में। बहुत सारी ऐसी मांगे थी जो सरकार मान लेती, लेकिन उन्हें पता था कि सरकार ऐसा करने जा रही है, क्योंकि उन्हें तो वहां उपद्रव करवाना था, उन्हें तो वहां से एक मैसेज देना था। जो देश के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, जो और भी बहुत सारे बड़े नेता ये कह रहे हैं जैन जी सड़क पर उतरेंगे तो फिर क्या होगा, उन्हें एक मैसेज देना था, और वो उन्होंने वहां करने की कोशिश की। लेकिन सरकार का रुख साफ था, क्योंकि सरकार ने देख लिया ना 2019 के बाद में ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जहां सरकार ने पहले से प्लानिंग नहीं की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सरकार को पता है ये जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, इस तरह के आदेश, जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए सबके बारे में जांच की जाए, ये पता किया जाए। अभी आप एक और देखिए, जहां जहां दंगे करने की कोशिश होती है उस शहर में आज से पहले क्या क्या हुआ, यानी एकदम उसका इतिहास सामने ला करके उसको जड़ से मिटाने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए, संभल में हुआ, योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, अभी तक आजादी के बाद से लेकर के संभल में कितने दंगे हुए सबकी जांच कीजिए। वो जांच रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के पास में है, आने वाले दिनों में देखना वहां क्या कार्रवाई होगी। इसके अलावा अब आप बरेली में देखिए, बरेली में आज से पहले भी ऐसे कई प्रयास किए जा चुके हैं। 2010 में यही मौलाना कर चुका है। अब जब ये कुछ हुआ तो फिर वहां आदेश दिया गया, और क्या क्या वहां कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में ये देखने वाली बात है। ये भी समझना होगा, जो लोग आड़ में ये सब कुछ करवाते हैं वहां उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए अब बीजेपी और संघ वो एक पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये आता है कि भाई बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, इसीलिए नहीं चुन पा रही है। संघ ये चाहता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संघ को साथ में लेकर के चले, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो लोकसभा के बीच चुनाव में ये बयान दे दे हमें संघ की जरूरत नहीं है। और ये जरूरत इसलिए होती है प्रकाश भाई, पॉलिटिकल ब्लंडर था वो, क्योंकि देखिए, आप देखिए, मतलब जरूरत हो ना हो आपको ही बोलने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए ना, आपकी खिलाफत कौन लोग करते हैं? आपकी खिलाफत वही लोग करते हैं जिनको आप बाहर से लेकर के आते हैं, जिनको आप जरूरत से ज्यादा सम्मान देते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर जाकर के उनको कोई ऐसा पद दे देते हैं, तो फिर वो लोग अपने आप को समझते हैं कि देखिए भाई साहब, हमसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। ये नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो संघ हो। और संघ को भी ये पता है, ये लोग जो आज ये जाति जाति चिल्ला रहे हैं, ये लोग जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, संघ तो कभी नहीं चाहेगा ऐसे लोग सत्ता में आए और फिर संघ को वो सहना पड़े जो पहले इतिहास में उसको सहना पड़ा है। इसीलिए बार बार इस बात को हम कहते हैं, और इस बात को समझना इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है।
ये कोई आम बात नहीं है। 100 साल पूरे करना एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और देखिए, क्योंकि मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया, उसको भी 100 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज वो हाशिए पर है। क्यों? अपनी विनाशकारी बुद्धि के कारण। और दर्शकों, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट कैसे क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इन सबको सोचने समझने के लिए कुछ पैमाने होते हैं। वो विकास के पैमाने हो सकते हैं, वो आर्थिक पैमाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हमको विकास भी समझ नहीं आ रहा है, हमको अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, तो सामान्य चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हम पहले भी जिक्र कर चुके, कि याद करिए 2014 से पहले जितनी देश में आतंकी गतिविधियां होती थी राहुल जी, उतना ही इस देश में नक्सली हमले होते थे। और खासकर ये जो बस्तर का इलाका, आप रोड नहीं बनाने देते थे भाई, उधर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता था, लोग बनी बनाई रोड छोड़ के भाग जाते थे। आज वो बस्तर में लोग बस चल रहे हैं, और बसें जो हैं डायरेक्ट भोपाल तक आती हैं, एसी वाली बसें। लोगों में हिम्मत जगा है। वहाँ का जनजातीय समूह नक्सल के इस तरह प्रभावित था कि उनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि भोपाल शहर कैसा दिखता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई सरकार या वैचारिक तौर पर जब आप दृढ़ हो, आपकी ट्रेनिंग मजबूत हुई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण नक्सलवाद आंदोलन को जिस तरह से भारत ने कुचला है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहानी थी, हमारे यहाँ कहानी ये थी कि बॉर्डर पर आपको पाकिस्तान से लड़ना है, चीन से लड़ना है, और अंदर अलग अलग राज्यों में आपको नक्सलवाद आंदोलन से जूझना है। और उसी के आड़ में फिर क्षेत्रीय जनभावना को भड़काया जा रहा था, भाषीय जनभावना को भड़काया जाता था, और उसी के आड़ में जातीय जनभावना को भी भड़काया जाता था। लेकिन केवल नक्सलवाद के खत्म होने से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे राज्यों की सुलभ हो गई। एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। दूसरा, ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल जो भाषण में कहा है, वो ये कि बीजेपी ये समझ गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ये नैरेटिव को काउंटर कर रहे थे, वैसे काम चलेगा नहीं। सामने वाला रोज आके झूठ बोल रहा है, रोज आके झूठ बोल रहा है, और आपको लगेगा कि आप एक बार बोल दोगे बात उससे खत्म हो जाएगी। नहीं, आपको हर झूठ का उसी समय प्रतिकार करना पड़ेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से प्रतिकार करना पड़ेगा, उसी मजबूती से करना पड़ेगा। आपको जब बरेली की घटना याद हो और जब आप लद्दाख में होता देख रहे हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए, बिहार चुनाव के बाद, बंगाल चुनाव के बाद ये सब और तेज होने वाला है। सरकार इसी की तैयारी में है, और संघ भी इस बात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि संघ के बारे में ये कहा जाता है कि संघ के पास अगले 50 साल का रोड मैप तैयार है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।